नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीईपीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक तरह का मुक्त व्यापार समझौता है जो सेवाओं, निवेश और बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में किया जाता है। 2. भारत ने यूएई और मलेशिया के साथ इस तरह के समझौते किए हैं। 3. एक सीईपीए का दायरा किसी मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए से ज्यादा नहीं होता। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, भारत और मालदीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश को रोकने के लिए भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत सेना भेजी थी। 2. दोनों देशों के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास को गरुड़ शक्ति कहते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता नहीं दी गई है। 2. अनुच्छेद 29 के तहत केवल अल्पसंख्यकों के विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के आधार को संरक्षण दिया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, कोयना नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। 2. कृष्णा नदी के साथ इसके संगम को प्रीति संगम कहते हैं। 3. यह पूर्व पश्चिम दिशा में बहती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया यानी आईबीए का दर्जा दिया है। 2. जावा गैंडे को आईयूसीएन की लाल सूची में क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी सीआर की श्रेणी में रखा गया है। 3. ग्रेटर वन हॉर्न्ड जावा और सुमात्रा गैंडे भारत में पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 3। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस कानून की धारा 2 के मुताबिक 4 ही अल्पसंख्यक समुदाय हैं। 2. इस कानून के तहत यहूदियों को भी अल्पसंख्यक माना गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसके सभी सदस्य देश दक्षिण एशिया से हैं। 2. यह 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, समाचारों में देखी जाने वाली लिद्दर घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही जवाब था जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न था, संयुक्त अरब अमीरात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अरब प्रायद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित है। 2. यह केवल ओमान और सऊदी अरब के साथ अपनी लैंड बॉर्डर साझा करता है। 3. यह खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 3। अंतिम प्रश्न था, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी। 2. आईएमडी वेधशालाओं के पहले महानिदेशक सर जॉन एलियट थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था दोनों 1 और 2। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। अर्थ आवर निम्नलिखित में से किस संगठन की पहल है? आईयूसीएन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ग्रीन पीस इंटरनेशनल या फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। अर्थ आवर की शुरुआत वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर ने साल 2007 में की थी। अर्थ आवर हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। यह पहल दुनिया भर के देशों से अपने स्थानीय समय के हिसाब से रात 8:30 से रात 9:30 बजे तक लाइट्स ऑफ करने को प्रेरित करती है। इसका मकसद लोगों को पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है, जिसके लिए गैर जरूरी लाइट्स को बंद करने का सहारा लिया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश।
आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची में उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को चुनिए जहां किसी भी जनजाति की पहचान नहीं हुई है। 1 हरियाणा, 2 पंजाब, 3 दिल्ली, 4 पुदुचेरी। निम्नलिखित कोड का इस्तेमाल कर सही उत्तर दीजिए। केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 2, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था बनाने पर जोर दिया है जिसमें उन पैमानों की बात हो जिनसे यह पता चल सके कि किस व्यक्ति को वास्तव में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर भी कुछ असहमति जाहिर की है कि किसी व्यक्ति को नृजातीयता के आधार पर ही एसटी घोषित कर दिया जाए। भारत में अभी तक 700 जनजातियों को अधिसूचित किया गया है। ओडिशा में सबसे ज्यादा 62 जनजातीय समुदाय हैं। वहीं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पुदुचेरी में किसी भी जनजाति की पहचान नहीं हुई है, इसलिए उत्तर डी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 रबड़ के प्राकृतिक पौधारोपण के लिए आर्द्र जलवायु के साथ 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। 2 भारत में तमिलनाडु सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। खबरों के मुताबिक वर्तमान में पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों और केरल में रबड़ के उत्पादन में उछाल दर्ज किया गया है। प्राकृतिक रबड़ एक भूमध्य रेखीय फसल है। हालांकि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। रबड़ की फसल के लिए अनुकूल परिस्थितियों में शामिल है तापमान, आर्द्र जलवायु के साथ 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, इसलिए पहला कथन सही है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा, सुप्रवाहित जलोढ़ मृदा और सस्ता श्रम। भारत में रबड़ पौधारोपण की शुरुआत 1902 में अंग्रेजों ने की थी। केरल में पेरियार नदी के पास रबड़ की फसल की शुरुआत हुई थी। वर्तमान में भारत प्राकृतिक रबड़ का 6ठा सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि उत्पादकता में भी भारत काफी आगे है। भारत में सबसे अधिक रबड़ उत्पादन करने वाले राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इसलिए दूसरा कथन गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 ये पुरस्कार कला, खेल, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी दिए जाते हैं। 2 पद्म पुरस्कार समिति का गठन हर साल राष्ट्रपति करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में माननीय राष्ट्रपति ने साल 2022 के लिए पद्म पुरस्कारों का वितरण किया। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण अपवाद और विशिष्ट सेवाओं के लिए, पद्म भूषण सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए और पद्मश्री बेहतर सेवा के लिए। इनमें पद्म विभूषण को सबसे ऊपर माना जाता है। इसके बाद पद्म भूषण और फिर पद्मश्री आते हैं। ये पुरस्कार अलग अलग सेवाओं मसलन कला, समाज कार्य, लोक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, मेडिसिन, शिक्षा, साहित्य जैसे क्षेत्रों में दिए जाते हैं, इसलिए पहला कथन सही है। इन पुरस्कारों का वितरण पद्म पुरस्कारों पर गठित समिति की सिफारिशों पर होता है। इस समिति का गठन प्रधानमंत्री करते हैं, ना कि राष्ट्रपति, इसलिए दूसरा कथन गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 तमिलनाडु को श्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। 2 इन पुरस्कारों का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय का जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार विभाग करता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। आज राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का वितरण किया। इन पुरस्कारों की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय ने 2018 में की थी। इस बार टॉप 3 विजेता राज्य रहे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु, इसलिए पहला कथन गलत है। इन पुरस्कारों का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय का जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार विभाग करता है, इसलिए दूसरा कथन सही है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य भारत में जल प्रबंधन के लिए सबसे अच्छे उपायों को बढ़ावा देना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, एशियाई हाथी आकार में सबसे विशाल भूजीव यानी लैंड एनिमल है। 2, अफ्रीकी हाथी कीस्टोन प्रजाति है। 3, एशियाई हाथी IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड की श्रेणी में शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। रेलवे ट्रैक के चलते हाथियों की मौत की रोकथाम के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने एक स्थायी समन्वय समिति का गठन किया है। एशियाई हाथी की 3 उप प्रजातियां हैं, भारतीय, सुमात्रा और श्रीलंकाई। एशियाई हाथी शामिल हैं IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड की श्रेणी में, इसलिए तीसरा कथन सही है। साइट्स की पहले अपेंडिक्स में और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में एशियाई नहीं बल्कि अफ्रीकी हाथी धरती पर मौजूद सबसे विशाल जीव है, इसलिए पहला कथन गलत है। इनका आकार एशियाई हाथियों के मुकाबले अधिक होता है। अफ्रीकी हाथियों को पारितंत्र के लिए कीस्टोन प्रजाति माना जाता है, इसलिए दूसरा कथन सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सेवा नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इन नियमों के तहत एक सरकारी सेवक वह है जिसे सरकार केवल किसी लोक सेवा या संघ के मामलों के लिए ही नियुक्त करती है। 2, ये नियम 1964 में जारी हुए। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। केंद्रीय गृह मंत्री के केंद्रीय सेवा नियमों पर बयान पर विवाद हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में घोषणा की है कि केंद्रीय सेवा नियम अब चंडीगढ़ में काम कर रहे कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। जान लेते हैं केंद्रीय सेवा नियम 1964 के बारे में। वर्ष 1964 में इन नियमों को जारी किया गया था, इसलिए दूसरा कथन सही है। नियमों के मुताबिक सामान्य स्थिति में सरकार शब्द का अर्थ केंद्र सरकार से है। एक सरकारी सेवक वह है जिसे सरकार न केवल किसी लोक सेवा या संघ के मामलों के लिए नियुक्त करती है, बल्कि वह रक्षा सेवा में किसी असैन्य पद से भी जुड़ा होता है, इसलिए कथन 1 गलत है। नियमों के मुताबिक सभी सरकारी सेवक हर समय विवाह, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहर के संबंध में सरकार की नीतियों के हिसाब से काम करेंगे और महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम पर बनी सरकारी नीति का अवलोकन करेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे साल 2005 में लॉन्च किया गया था। 2, इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने लॉन्च किया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 2। हालिया PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर में कुछ कमी आई है। 2017-18 से 2019-20 के मुकाबले इसमें 1.2% की कमी आई है। श्रम बल के डाटा के महत्व को देखते हुए ही राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO ने इसकी शुरुआत 2017 में की थी, इसलिए दूसरा कथन तो सही है लेकिन पहला गलत है। PLFS के आधार पर त्रैमासिक बुलेटिन जारी होता है जिसमें श्रम बल का आकलन दिखाया जाता है। त्रैमासिक रिपोर्ट के साथ ही एक वार्षिक रिपोर्ट भी जारी होती है जिसमें शहरों और गांवों दोनों में रोजगार की स्थिति बताई जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय इस योजना को लागू कर रहा है। 2, इस मिशन के तहत केवल EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर या LIG यानी निम्न आय समूह के बीच आवास की कमी पर ध्यान दिया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मध्य प्रदेश के लाभार्थियों के गृह प्रवेशन आयोजन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का क्रियान्वयन आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय कर रहा है, इसलिए पहला कथन सही है।
जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस मिशन के तहत न केवल EWS या LIG के बीच आवास की कमी पर ध्यान दिया जाता है, बल्कि MIG यानी मध्यम आय समूह और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों का भी ध्यान रखा जाता है। इसलिए दूसरा कथन गलत है। योजना का लक्ष्य 2022 तक सभी योग्य लोगों के लिए पक्का घर मुहैया करवाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, एलोपेशिया एरिटा काफी चर्चा में है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह स्थिति तब विकसित होती है जब प्रतिरक्षा प्रणाली केवल सिर के बालों के रोम पर हमला करती है। 2, यह ज्यादातर उन लोगों में होता है जिनमें ऑटो इम्यून आनुवांशिक बीमारी रही हो। 3, यह इलाज योग्य नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर केवल 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3, यानी दूसरा कथन सही है। ऑस्कर अवार्ड 2022 में हुई कंट्रोवर्सी के चलते एलोपेशिया एरिटा बीमारी चर्चा में है। एलोपेशिया एरिटा एक ऐसी स्थिति है जो पैच रूप में अचानक बालों के झड़ने का कारण बनती है। यह स्थिति तब विकसित होती है जब प्रतिरक्षा प्रणाली बालों के रोम पर हमला करती है, जिसके परिणाम स्वरूप बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। शुरुआत में ये दिखाई नहीं देते, लेकिन ये पैच आपस में जुड़ते हैं और फिर विजिबल होते हैं। केवल खोपड़ी ही नहीं, शरीर के अन्य भागों में भी अचानक बाल झड़ सकते हैं। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार एलोपेशिया एरिटा का इलाज चिकित्सा और प्राकृतिक दोनों तरीकों से किया जा सकता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। यह ज्यादातर उन लोगों में होता है जिनमें मधुमेह और थायराइड जैसी ऑटो इम्यून आनुवांशिक बीमारी रही हो। इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अंतिम प्रश्न है, पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? 2015, 2016, 2017 या फिर 2018? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2018। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज यानी 29 मार्च को विज्ञान भवन नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार वर्ष 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसलिए विकल्प डी सही है। जल संसाधन प्रबंधन के प्रति समग्र दृष्टिकोण को अपनाने के लिए हितधारकों और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय जल पुरस्कार की जरूरत महसूस की गई। यह पुरस्कार पानी के महत्व पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए लाया गया था। इससे प्रभावी जल प्रबंधन में गुड प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2018। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, माइक्रोप्लास्टिक्स का व्यास 1 मिलीमीटर से कम होता है। 2, माइक्रोबीड्स सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों में पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।